तो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं नील और पावना विद्रोह संबंधित 25 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 1788 ईस्वी तक ब्रिटेन द्वारा भारतीय नील का आयात कितना प्रतिशत होता था? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 30%। राइट आंसर ऑप्शन डी 30%। 1788 ईस्वी तक ब्रिटेन द्वारा भारतीय नील का आयात केवल लगभग 30% होती थी। 18वीं शताब्दी की आखिरी दशकों में लगभग नील की खेती तेजी से फैलने लगी और 1810 ईस्वी तक ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नील का व्यापार करने के लिए किस देश के निवासी भारत आए थे? ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आए थे व्यापार करने के लिए। भारत में नील का व्यापार जैसे जैसे फैलने लगा, वैसे ही बहुत सारे अधिकारी ने नील के कारोबार पर ध्यान देने के लिए कंपनी की नौकरी छोड़ दी और भारी मुनाफा की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे व्यापारी भारत आए और उन्होंने भारत में नील बागान लगाए। जिसके पास नील का पैदावार करने के लिए पैसा नहीं होते थे, उन्हें कंपनी की ओर से नए नए बैंक कर्ज देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नील की खेती के कितने मुख्य तरीके थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर ऑप्शन बी 2। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, नीज खेती और रैयत खेती। नीज खेती व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते, या तो ज़मीन खरीद लेते या दूसरे ज़मींदार से ज़मीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। रैयतों व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखिया को भी रैयत की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। बागान मालिक भी और उपकरण उपलब्ध कराते बागान मालिक नील खेती के लिए उपकरण उपलब्ध कराते थे, जबकि मिट्टी की तैयारी करना, बीज बोना, फसल का देखभाल करना काश्तकार के ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्ज लेने वाले रैयतों को अपनी ज़मीन के कितने प्रतिशत में नील की खेती करनी होती थी? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 50%। राइट आंसर ऑप्शन ए 25%। नील की खेती उगाने वाले के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्ज किसानों को मिल जाता था। कर्ज लेने वाले रैयतों को अपनी ज़मीन की 25% भाग पर नील की खेती करनी होती थी। जब कटाई के बाद फसल पर बागान मालिक को नील सौंप दी जाती थी, तब फिर नया कर्ज रैयत को मालिक देते थे और यही चक्र फिर से चालू हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीज खेती में 1 बीघा नील की खेती करने के लिए कितनी हल की ज़रूरत होती थी? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 7। राइट आंसर है ऑप्शन सी 2। नीज खेती में 1 बीघा नील की खेती करने के लिए 2 हल की ज़रूरत होती थी। इसका मतलब यह था, अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हल की ज़रूरत पड़ती थी। हल को खरीदना और उसके रख रखाव की बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। जिस समय उन्हें हलों की ज़रूरत होती थी, उस समय किसान को भी हल बैल चावल की खेती करने में व्यस्त रहते थे। इसलिए 19वीं शताब्दी के आखिरी तक बागान मालिक निजी खेती से नील की उत्पादन करने में हिचकिचाने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष बागान के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1863, ऑप्शन डी 1860। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1859। 1859 में बागान के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। इसका कारण यह था, नील बागान मालिक चाहते थे
कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेत पे नील की खेती करें, लेकिन नील की खेती के साथ परेशानी यह होती थी कि उनके जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी के सारे ताकत खींच लेते थे, जिसके कारण नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। इस कारण किसानों ने इसका विरोध करते हुए नील की खेती करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1862, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1859। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1859। मार्च 1859 में ईस्वी में बगान के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार करते हुए बगान विद्रोह की शुरुआत कर दी। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने नील बगान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिए। तलवार, भाले, तीर, कमान लेकर नील फैक्ट्री पर हमला कर दिया। औरत अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिक के लिए काम करने वाले मजदूरों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिक तरफ से लगान वसूल के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली थी कि ना तो वह नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और ना ही बगान मालिकों की लाठियां और गुंडों से डरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नोटिस बरसात के समय जारी किया था कि रैयतों को नील का अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए ब्रिटिश मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन सी ब्रिटिश जज, ऑप्शन डी ब्रिटिश गवर्नर जनरल। राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटिश मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने 1859 में बरसात के समय एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील का अनुबंध करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने की हुक्म दिया है। ईडन ने किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन माना और उनका साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा नील आंदोलन कब गठित की गई? ऑप्शन ए 1862, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1859। राइट आंसर ऑप्शन सी 1860। 30 मार्च 1860 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों की स्थिति की जानकारी तथा नील आंदोलन के कारण जानने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसके 5 सदस्य थे, जिसमें चंद्र मोहन चटर्जी जमींदारों के पक्ष से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसमें वर्णन किया गया है कि मैं बंदूक की गोली से मरना पसंद करूंगा, लेकिन किसी भी कीमत पे नील की खेती नहीं करूंगा? ऑप्शन ए समाचार दर्पण, ऑप्शन बी नील दर्पण, ऑप्शन सी हिंदू पैट्रियाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी नील दर्पण। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किसान पंजी मुल्ला के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि मैं गोली से मरना पसंद करूंगा, किसी परिस्थिति में मैं नील की खेती नहीं करूंगा। नील दर्पण की रचना 1851 ईस्वी में आंदोलन के दौरान ही हुई थी। इसमें नील खेती करने वाले किसानों को एक कष्ट, उत्पीड़न और संघर्ष का वर्णन किया गया है। यह किसने कहा था कि मैं नील की खेती नहीं करूंगा, नील उगाने की बजाय मैं कहीं चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, परंतु नील नहीं उगाऊंगा? ऑप्शन ए हाजी मोहम्मद, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी भारतीय जमींदार, ऑप्शन डी हाजी मुल्ला। राइट आंसर है ऑप्शन डी हाजी मुल्ला। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्य एस सिल ने बात कही कि तुम नील की खेती करोगे? जिसके उत्तर में हाजी मुल्ला ने उत्तर दिया कि मैं नील का खेती नहीं करूंगा, कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, परंतु नील नील नहीं उगाऊंगा। नील आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन ए WS सीटनकार्ड, ऑप्शन बी हंटर जी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी श्री साले। राइट आंसर ऑप्शन एस सीटनकार्ड। मार्च 1860 में नील दर्पण की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना की गई। नील आयोग में 5 सदस्य, जिसमें नील आंदोलन के अध्यक्ष WS सेटनकार,
आर टेपल, तीसरा ईसाई धर्म प्रचारक के प्रतिनिधि करने वाले रेव जे सेल, चौथा यूरोपीय प्लांटरों का प्रतिनिधित्व करने वाला WF फर्ग्यूसन और पांचवा जमींदार का प्रतिनिधित्व करने वाला चंद्रमोहन चटर्जी संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील आयोग के सदस्य कितने लोगों की गवाही सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए 145, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 134, ऑप्शन डी 130। राइट आंसर है ऑप्शन सी 134। प्लांटरों और ईसाई धर्म प्रचारकों, मजिस्ट्रेट, जमींदारों और किसानों सहित 134 लोगों की गवाही सुनने के बाद आयोग ने अंततः अगस्त 1860 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग के अनुसार अग्रिम भुगतान की व्यवस्था के कारण नील की खेती प्रणाली दमनकारी थी। कुछ किसान स्वेच्छा से फंस गए थे क्योंकि उन्हें लगान भुगतान करना था और दुर्गा पूजा का वार्षिक उत्सव मनाना था, जबकि अन्य किसान इसके तहत पीड़ित थे क्योंकि उनके पिता या दादा अग्रिम भुगतान लिए थे। अब वे ऋण का कुचक्र में फंस गए थे और उन्हें चुका रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आयोग को यह बताया था कि ऐसा एक भी किसान के बारे में नहीं पता चला है जिसने सुरक्षा से अग्रिम भुगतान स्वीकार किया हो? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी एफसर, ऑप्शन सी WH कार, ऑप्शन डी फर्ग्यूसन। राइट आंसर ऑप्शन बी एफसर। कपास डांगा में रहने वाले एक ईसाई धर्म प्रचारक एफसर ने आयोग को बताया कि इन्हें ऐसे एक भी किसान के बारे में नहीं पता था जिसने सुरक्षा से अग्रिम भुगतान स्वीकार किया हो। किसानों को नील उगाने के लिए विवश किया जाता था और यदि उन्होंने इनकार किया तो उन्हें किसी और चीज़ की खेती करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील प्लांटर संघ के अनुरोध पर 1860 में कौन अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 11। राइट आंसर ऑप्शन डी 11। नील प्लांटर के अनुरोध पर 1860 का अधिनियम 11 पारित किया गया, जिसमें किसानों द्वारा अनुबंध का उल्लंघन एक अपराध घोषित कर दिया गया। प्लांटर ने इस कानून का प्रयोग किसानों के नियंत्रण और उत्पीड़न को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। किसानों के विरुद्ध बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए थे। अंत में आयोग ने प्लांटरों और किसान के बीच संबंध असंतोषजनक स्थिति में होने की घोषणा की। इसमें मुख्य रूप से सुधार के सुझाव दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील आंदोलन कौन विद्वान ने समर्थन किए थे? नील आंदोलन का किसने समर्थन किया था? ऑप्शन ए हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय, ऑप्शन बी सुनील कुमार घोष, ऑप्शन सी गिरीश चंद्र बंधु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय, सुनील कुमार घोष, गिरीश चंद्र बंधु सभी ने नील आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील आंदोलन कब से कब तक चला था? ऑप्शन ए 1859 से 60, ऑप्शन बी 1859 से 61, ऑप्शन सी 1857 से 60, ऑप्शन डी 1858 से 60। राइट आंसर ऑप्शन ए 1859 से 60। नील आंदोलन बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में 1859 में प्रारंभ हुई। यह आंदोलन यूरोपीय नील बागान मालिक के विरुद्ध बंगाल के किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप हुआ था, जो किसान को राहत मिलने के पश्चात 1860 ईस्वी में समाप्त हुआ। पावना आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पूर्वी बंगाल, ऑप्शन डी दक्षिण। राइट आंसर ऑप्शन सी पूर्वी बंगाल। पावना विद्रोह 1873 से 1876 तक पूर्वी बंगाल के यूसुफशाही परगना में जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ एक किसान आंदोलन था, जो लगान वृद्धि और भूमि बेदखली जैसे अवैध तरीकों का विरोध के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ था। पावना आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए शंभू दानंद, ऑप्शन बी ईशान चंद्र राय, ऑप्शन सी जतरा भगत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी ईशान चंद्र राय। ईशान चंद्र राय और शंभूनाथ पाल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ईशान चंद्र राय, जिन्हें विद्रोही राजा के नाम से भी जाना जाता था।
किस अधिनियम के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि पर अधिभोग का अधिकार से भी रोका गया? ऑप्शन ए अधिनियम 5, ऑप्शन बी अधिनियम 7, ऑप्शन सी अधिनियम 8, ऑप्शन डी अधिनियम 10। राइट आंसर ऑप्शन डी अधिनियम 10। 1859 के अधिनियम 10 के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि पर अधिभोग का अधिकार से भी रोका गया। पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में जमींदार गरीब किसान के अक्सर बढ़ाए गए लगान और भूमि करों को जबरदस्ती वसूलते थे। इस अधिनियम ने उनके स्तरों को अधिभोग अधिकार प्रदान किया जो 12 वर्ष तक भूमि पर कब्जा रखने के साथ साथ अपना लगान भी देते थे, लेकिन जमींदार ऐसा नहीं करते थे। भुगतान न करने वाले किसानों को अक्सर भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। पावना आंदोलनकारी के द्वारा किस वर्ष कृषि लीग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 1873, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1870। राइट आंसर ऑप्शन ए 1873। मई 1873 ईस्वी में पूर्वी बंगाल के पावना जिले में यूसुफशाही परगना में एक कृषि लीग का गठन किया गया। इसके द्वारा हड़ताल आयोजित की गई, धन जुटाया गया, जिसमें संघर्ष पूरे पटना और पूर्वी बंगाल के अन्य जिलों में फैल गया। यह आंदोलन मुख्यतः एक कानूनी लड़ाई थी, लेकिन कुछ जगहों पर यह हिंसा का रूप ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावना आंदोलन को किस एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए मद्रास एसोसिएशन, ऑप्शन बी जमींदार एसोसिएशन, ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन डी मुंबई एसोसिएशन। राइट आंसर ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन। पावना संघर्ष को बंकिम चंद्र चटर्जी, आर.सी. दत्त और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त हुआ था। इन लोगों ने पावना आंदोलन का समर्थन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावना विद्रोह को शांत करने के लिए किस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जमींदार की अत्यधिक मांगों के विरुद्ध किसानों को ब्रिटिश सरकार के समर्थन की गारंटी दिए थे? ऑप्शन ए लॉर्ड स्टैनली, ऑप्शन बी जॉर्ज कैंपबेल, ऑप्शन सी जॉर्ज रॉबर्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉर्ज कैंपबेल। पवना विद्रोह के बढ़ती खतरा को देखते हुए सरकार ने शांति बहाल करने के लिए हस्तक्षेप किया और 4 जुलाई 1873 में एक घोषणा में बंगाल के तत्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉर्ज कैंपबेल ने जमींदारों को अत्यधिक मांग के विरुद्ध किसानों को ब्रिटिश सरकार के समर्थन की गारंटी दी और जमींदारों को सलाह देते हुए कहे कि वह अपने दावे को केवल कानूनी तरीके से ही रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के काश्तकारी अधिनियम कब पारित किए थे? ऑप्शन है 1887, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1883, ऑप्शन डी 1885। राइट आंसर ऑप्शन डी 1885। 1885 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के काश्तकारी अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम ने जमीन पर काम करने वाले किसानों को यह काश्तकारी अधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। इसमें किसानों की मांग आंशिक रूप से पूरी हुई और विद्रोह को असंतोष भावना धीरे धीरे कम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय से बाहर अनुबंध द्वारा कितना प्रतिशत कर बढ़ाया जा सकता था? ऑप्शन ए 13%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 11%, ऑप्शन डी 10%। राइट आंसर ऑप्शन बी 12%। बंगाल काश्तकारी अधिनियम के तहत कर की वृद्धि सीमा समाप्त कर दी गई तथा न्यायालय के बाहर अनुबंध द्वारा 12% तक बढ़ाया जा सकता था। भूमि से किसानों को निष्कासित की स्थिति में जमींदारों को हर्जाना देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही है? बंगाल काश्तकारी अधिनियम या बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में लागू किया गया। ऑप्शन बी भूमि का गलत प्रयोग अर्थात इकरारनामा का उल्लंघन करने की स्थिति को छोड़ के अन्य किसी भी परिस्थिति में किसी भी रैयतों को भूमि निष्कासित करना संभव नहीं था। ऑप्शन सी बंगाल काश्तकारी अधिनियम के तहत 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे उस भूमि का दखल अंदाजी अधिकार दे दिया गया। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बंगाल काश्तकारी अधिनियम बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में लागू किया गया। इसके अलावा भूमि का
गलत प्रयोग अर्थात इकरारनामा का उल्लंघन करने की स्थिति को छोड़ के अन्य किसी भी परिस्थिति में रैयतों को भूमि से निष्कासित करना संभव नहीं था। और बंगाल काश्तकारी अधिनियम के तहत अगर कोई काश्तकारी 12 वर्ष तक एक ही गांव में रह के एक ही ज़मीन पर खेती करता था तो उसे उस ज़मीन का दखल अंदाजी अधिकार दे दिया जाता था। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।